नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए दिल्ली विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग की रिटायर्ड प्रोफेसर उषा कश्यप जी की लिखी हुई कहानी मृगमरीचिका। प्रस्तुत है कहानी मृगमरीचिका। बेंगलोर हवाई अड्डे से मेरू टैक्सी कुंडलहल्ली की ओर दौड़ रही है। सड़क के दोनों ओर फैली हरियाली, हर तरफ नारियल के झुंड से भरे पेड़, हल्की बरसात की फुहारें, सब कुछ कितना मनमोहक है। हवाई अड्डा शहर से काफ़ी दूर है। ड्राइवर से बात करके कुछ समय बिताने की इच्छा हुई। वैसे भी दिल्ली वालों की आदत है ज़्यादा बतियाने की। क्या नाम है तुम्हारा? मैडम, मेरा नाम सरताज है। फिर तो सरताज ने अपनी जीवन गाथा ही सुनानी शुरू कर दी। मुझे एक आशंका थी कि शायद बेंगलोर में कन्नड़ भाषा के कारण कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, लेकिन सरताज को हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही अच्छा ज्ञान था। मैडम, अभी आपको रेनबो रेनेसा अपार्टमेंट पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा। पहले एयरपोर्ट शहर में ही था, अब बहुत दूर हो गया है। मैडम, मैंने कई साल दुबई में ट्रक चलाया है। दुबई बहुत सुंदर जगह है। शेखों ने बहुत पैसा लगाया है। क्या बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, सुंदर टापू हैं। मेरे कुछ कहने की प्रतीक्षा किए बिना ही वो दुबई की सुंदरता का बखान कर रहा है। फिर तुम वापस क्यों आ गए? कुछ तो रिएक्ट करना ही था। मैडम, अपना देश तो अपना ही है। वहाँ पैसा बहुत है पर प्यार और इज्जत नहीं मिलती। यहाँ सुख दुख में परिवार, रिश्ते, मित्र, पड़ोस सभी का साथ मिल जाता है। वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं। आजकल रिश्ते भी तो स्वार्थ के रह गए हैं और दोस्त तो हर जगह बन जाते हैं। विदेशों में तो दोस्त ही सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। मैं ऐसे प्रतिक्रिया दे रही थी जैसे कि मेरा विदेश में रहने का अनुभव हो, जबकि दिल्ली के बाहर अपने ही देश में ये मेरी पहली हवाई यात्रा थी। मैडम, दोस्ती के लिए वक्त कहाँ मिलता था। सब पैसे कमाने की धुन में बहुत काम करते हैं। देर रात तक काम करने के बाद कुछ खाकर सो जाते हैं। सब घर पैसा भेजने की होड़ में लगे रहते हैं, और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा पैसा। मैडम, वहाँ कानून बड़ा सख्त है। अगर गलती से भी किसी को पकड़ लिया तो उसकी खैर नहीं। बिना मतलब के क्यों कोई किसी को पकड़ेंगे? मुझे लगा कि कुछ तो रिएक्शन देना ज़रूरी है। मैडम, वो लोग बड़े जालिम हैं। मैडम, वो लोग बड़े जालिम हैं। किसी जोसेफ नाम के आदमी ने 14,000 दिरहम की क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी थी और फिर पुलिस हमारे दोस्त जोसेफ को पकड़ कर ले गई। हमारा दोस्त तो केवल घूमने गया था, टूरिस्ट था। मैंने और कुछ दोस्तों ने पैसे इकट्ठे करके वकील किया और उसकी जमानत करवाई। उसका टूरिस्ट वीज़ा तो 1 महीने का था, पर अब तक उसे आने नहीं दिया है। उसे कहा है कि 2 लाख रुपए का पेमेंट करोगे तभी यहाँ से जाने देंगे। अब उसकी वाइफ और उसका भाई पैसे लेकर जाएंगे। उसका हाल देखकर तो मैं वापस आ गया। क्या जोसेफ के घर वालों ने सरकार से कोई बात नहीं करी? अरे मैडम, छोटे लोगों की सरकार में कहाँ सुनवाई है। बिना वजह फंस गया बेचारा। अल्लाह का शुक्र है हम बेदाग लौट आए। इतना पैसा कमा लिया कि अपना मकान हो गया और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कुछ जोड़ लिया है। बड़े बेटे को इंजीनियरिंग में दाखिला करा दिया है। इतनी बातों में समय कितनी जल्दी बीता पता ही नहीं चला, और रेनबो रेनेसा अपार्टमेंट में कुछ ही देर बाद 9वीं मंजिल में बेटे के फुल्ली फर्निश्ड घर में पहुंचकर एक सुखद सी अनुभूति हुई। अब बच्चे बड़े हो गए हैं। फ्लैट की बालकनी से देखा, चारों ओर बहुमंजिला इमारतें थीं। स्प्रिंग क्वीन, नाइट्स ब्रिज, वाइट फील्ड। अभी तक लोगों की औपनिवेशिक सोच है जहाँ तक अपार्टमेंट के नामकरण का सवाल है। जाते जाते सरताज ने अपना फ़ोन नंबर दे दिया था कि जब भी कहीं घूमने जाना हो तो मैं उसे बुला लूँ। मैं बेंगलोर बेटे के फ्लैट पर पहुंच चुकी थी और बेटे को अपने ऑफिस के काम के लिए 3 दिन के लिए मुंबई जाना पड़ गया था। ये एमएनसी जॉब्स भी अजीब ही हैं। कहीं भी कुछ भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इससे तो हमारी सरकारी नौकरियां ही अच्छी हैं। कम से कम एक सेटल्ड लाइफ तो मिलती है। अगले दिन सरताज को बुलाकर मैंने ये बागों का शहर देखा। कब्बन पार्क, लाल बाग, टीपू सुल्तान का महल, म्यूज़ियम वगैरह। बहुत खूबसूरत मौसम है बेंगलोर का। शायद इसीलिए अंग्रेज़ों को ये शहर बहुत पसंद था। कई बंगले और बड़े बड़े चर्च आज भी उस समय की दास्तां बयां कर रहे हैं। सरताज ने बताया था कि उसके पूर्वज भी अंग्रेज़ों के यहाँ ही नौकरी करते थे। 3 दिन बाद वरुण मुंबई से वापस आया तो उसने पैर छूकर मुझे अपनी बाहों में कस लिया। अब तक तो मैं उसे अपने बाहों में भरती थी। कुछ एहसास शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते। ये एक नया सुखद अनुभव था।
कुक के द्वारा बना खाना खाते समय एक माँ की चिंता शब्दों में व्यक्त हो ही गई। बेटा वरुण, अब तुम शादी कर लो तो हम तुम्हारी तरफ से निश्चिंत हो जाएं। तुम्हारे पापा और इशिता को छोड़कर आए हैं, हमारा बार बार आना भी संभव नहीं। मम्मी, निश्चिंत होना तो एक ऐसी मृगमरीचिका है जो कभी भी किसी की पहुंच में नहीं होता। हर दिन का यही सच है कि टुडे इज दैट टुमारो अबाउट विच यू वरीड यस्टरडे। अब ज़्यादा फिलॉसफी मत झाड़ो, तुम्हारा कोई अफेयर हो बता देना, नहीं तो हम लड़की ढूंढ लेंगे। आते ही शुरू हो गई। यहाँ रिलैक्स कीजिए, परसों सुबह हम ऊटी और कुन्नूर के लिए निकलेंगे। मैंने कार बुक करा दी है, बस कुछ दिन अपने हाथ का बना खाना खिला दूँ। देखो तो कितने कमज़ोर हो गए हो। मुझे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई ख़ास इच्छा है। बेंगलोर से मैसूर को जाने वाली सड़क ऐसे बल खा रही थी जैसे किसी नृत्यांगना के कदम थिरक रहे हों। कभी दाएं, कभी बाएं, कभी चढ़ाई, कभी उतराई। दोनों ओर लाल गुलाबी फूलों से लदे वृक्ष, उगते हुए सूरज की स्वर्णिम किरणों में सोने सी चमकती काली सफ़ेद चट्टानें। प्रकृति मानो अपने पूर्ण श्रृंगार में थी। चर्च और पुराने बंगलों की संख्या से अनुमान लगाया जा सकता था कि अंग्रेज शासन में कितने निपुण थे, कि मैसूर के टीपू सुल्तान जैसे वीर और कुशल शासक को उसके ही मंत्री की साजिश से मरवा दिया। ऊटी और कुन्नूर की सुंदरता तो मेरे लिए शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। सीढ़ी जैसे स्टेप्स वाले चाय के बागान, रंग बिरंगे फूल, कहीं लैम्प्स रॉक तो कहीं डक पॉइंट। हर रॉक जैसे किसी अदृश्य शक्ति का आभास करा रही थी। ये एक ऐसा अविस्मरणीय अनुभव था जिसकी कैमरे में कैद तस्वीरें मैं दिल्ली में सबको दिखाने के लिए बाल सुलभ आतुरता से भरी हुई थी। 3 दिन बाद बेंगलोर वापस आए। वरुण सुबह ऑफिस चला गया तो चाय पीते हुए अखबार पढ़ने लगी। IPL क्रिकेट मैच की हेडलाइन थी। पन्ना पलटा तो 2 आदमियों की फ़ोटो के साथ न्यूज़ थी, अपसेट डेड डिमांड जस्टिस। पीली टी शर्ट वाला आदमी तो सरताज था। जैसे ही न्यूज़ की डिटेल पढ़ी तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई। वही ड्राइवर सरताज जिसकी टैक्सी में 2 दिन घूमी थी। चिकबल्लापुर में URS इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर के आजम को कॉलेज हॉस्टल में गंभीर रूप से घायल पाया गया। अब इसे बेंगलोर के हॉस्पिटल में ले जाया गया है। आजम के पिता सरताज और अंकल सरफराज का ये आरोप है कि रैगिंग के चलते उसकी ये हालत हुई है। आजम ने घर में बताया था कि सीनियर्स का एक गैंग उसे लूटने और मारने की धमकी दे रहा है। अभी 1 महीने पहले आजम ने यहाँ एडमिशन लिया था। चीफ पुलिस ऑफिसर के यहाँ कॉलेज के छात्रों के प्रदर्शन के बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। छात्रों का यह भी आरोप है कि चालाक सीनियर्स डोनेशन देकर एडमिशन लेने वाले छात्रों से पैसा ऐंठने के लिए भी रैगिंग करते हैं। उधर कॉलेज मैनेजमेंट अपने कॉलेज की छवि को अच्छा बनाए रखने के लिए इसे आपसी रंजिश और झगड़े का नाम दे रही है। हॉस्पिटल के बाहर छात्रों की भीड़ लगी है। सरताज का रो रो कर बुरा हाल है। एक ही रट है, मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे उसे इंजीनियर नहीं बनाना। गले में कुछ अटक सा रहा है। अतीत की यादें विचलित करने लगी हैं। कुछ ही साल ही तो बीते हैं जब वरुण को देहरादून के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाया था। जब पहली बार हॉस्टल में छोड़ा था तो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कैसे रहेगा अकेला मेरा बच्चा। वरुण और उसके पापा उल्टा मुझे ढांढस दे रहे थे। फिर जब वरुण ने फ़ोन पर रैगिंग का हिंट दिया तो मेरा कलेजा मुंह में आने लगा था। अमन काचरू की हाल ही की घटना के बाद तो घबराहट ही रहती थी। उसके पापा ने फ़ोन पर समझा दिया था कि वो कॉलेज में शिकायत अवश्य करे। फिर अगले ही दिन देहरादून शताब्दी से वरुण के हॉस्टल में पहुंचकर ही चैन मिला। कुछ महीनों तक यही क्रम जारी रखा था। सीमित आय से ट्रिप महंगे तो लगते थे, पर एक मानसिक शांति मिल जाती थी कि वरुण ठीक से पढ़ रहा है। रैगिंग के विकराल दैत्य को समाप्त करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र काचरू ने अपने बेटे अमन काचरू, जिसकी हिमाचल प्रदेश में MBBS कॉलेज में रैगिंग से जान चली गई थी, के सदमे से उबरने के लिए एक बीड़ा उठाया था। नेशनल हेल्पलाइन आरंभ कराई। अपना सर्वस्व रैगिंग के मॉन्स्टर से लड़ने के लिए झोंक दिया है। आज भी देश के किसी न किसी राज्य में रैगिंग से जाने जा रही हैं। कुछ मीडिया में उछल जाती हैं तो कुछ को आत्महत्या का जामा पहनाकर रफा दफा कर दिया जाता है, तो कुछ घटनाएं एक्सीडेंट बनकर रह जाती हैं। डॉक्टर काचरू आज भी ये जंग लड़ रहे हैं। जब रैगिंग से कोई दुर्घटना होती है तो टीवी पर उनका इंटरव्यू आ जाता है। अनेक प्रश्न हैं मन में। क्यों सीनियर्स ऐसा बर्बर व्यवहार करते हैं?
कौन उनके विकृत सोच के लिए उत्तरदायी है? उनके माँ बाप, उनके मित्र, ये समाज? अभी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आजम ठीक हो जाए, सरताज का बेटा जीवित रहे, अपने देश पर, अपने ही लोगों पर उसके विश्वास में कोई दरार ना आए। सरताज का मोबाइल नंबर मेरे पास है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि उससे बात कर सकूं। शाम को वरुण आ जाए तो सोचती हूँ एक बार हॉस्पिटल जाकर उससे मिल लूँ। परसों तो वापस दिल्ली लौटना है। काश मैं सरताज के दुख को कम करने के लिए कुछ कर सकती। अभी आप सुन रहे थे उषा कश्यप जी की लिखी हुई एक उद्देश्यपूर्ण कहानी मृगमरीचिका। इस समस्या से शायद हर कोई कभी न कभी रूबरू हुआ है, चाहे विद्यार्थी के रूप में या माता पिता के रूप में। कृपया आप सब भी इस पर विचार ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।